अभी देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा कार्यक्रम देख रहे, मैं ये तो नहीं कहता कि 99% लोग, लेकिन मेरा कार्यक्रम देख रहे मेजॉरिटी लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये पता नहीं कि ईरान का राष्ट्रपति कौन है, और ईरान का राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामनेई नहीं है, और उनका नाम भी नहीं पता, वो कहीं जिक्र में भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे बताऊं कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, मीडिया पर्सन्स की जिम्मेदारी है, और बहुत ही आई थिंक होली काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप लोगों को अवेयर बनाएं, सही कंटेंट पहुंचा के, रिलेवेंट लोगों को बुला के, समझ रहे हैं आप। मुर्गे लड़ाना अलग है और सही है, तो मैं करता नहीं कभी, अलग है। मैं बता वो मैं कभी करता, मैं कह भी नहीं रहा हूँ, ऐसा होता है, मैं ये बता रहा हूँ। बात दरअसल क्या है कि लोगों को मुझे नहीं लगता कि लोग डॉक्टर अहमदीनेजाद को नहीं जानते, रूहानी साहब को नाम नहीं सुना उन्होंने, डॉक्टर पेज़ेश्कियान जो एक हार्ट सर्जन है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं जानते। कितने लोगों को पता है कि रिवॉल्यूशन जब आया था ईरान में लिटरेसी रेट ऑन रिकॉर्ड, यू कैन गूगल इट, 45% आज 96% है, ठीक है ना। कितने लोगों को पता है कि आज 65% यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स आर गर्ल्स इन ईरान, ठीक है ना। जेंडर इक्वलिटी की बात करें आप, कहाँ लिटरेसी है, कहाँ मॉडर्निज्म है, क्या चीजें वहाँ हैं, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कट बताया कि आपने ये जिक्र छेड़ दिया जी। तो एक सवाल मेरा है जो मेरे दिमाग में, जी बताएं। अगर दुनिया के मुल्कों को देखते हैं हम, तो एक तरफ तो मुस्लिम कंट्रीज ही मलेशिया और इंडोनेशिया जो इतने प्रोग्रेसिव है, उतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये ब्रुनई के सुल्तान, ये सऊदी अरब के सुल्तान, जिनकी कार में सोने का छत, जिनके बाथरूम में सोने की टोटियां, इसका जिक्र ही सुनते रहते हैं हम। एक लोग ये, दूसरी तरफ ये इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ही मरे जा रहे हैं। ये क्या कारण है कि मलेशिया और इंडोनेशिया इतने प्रोग्रेसिव हैं? ये क्या कारण है कि ईरान जैसा मुल्क जो है वो रिलीजियस लीडर के पीछे इतना खड़ा है? ये इसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जो प्रोग्रेसिव हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने नेशन के लिए, उनके लिए उनका नेशनल इंटरेस्ट पहले है। बट हमें शुक्र अदा करना चाहिए ये सोच के कि दुनिया में कुछ तो जियाले ऐसे हैं जो सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं बल्कि दूसरों का भी सोचते हैं। और याद रखिएगा, हिस्ट्री में जिसने भी दूसरों के भले के लिए और अच्छे कॉज के लिए कदम उठाया, उसको कुछ तो पे करना होता है। एक चीज़ इसी सवाल के आगे पहले मैं ऐड कर दूं कि जहाँ तक आपने कहा प्रोग्रेसिव, वाकई में इंडोनेशिया प्रोग्रेसिव नज़र आता है और मलेशिया प्रोग्रेसिव नज़र आता है, लेकिन मैंने खुद, चूँकि मैं बहुत बार ईरान गया हूँ, मुझे ईरान भी बहुत प्रोग्रेसिव नज़र आता है। एक मिसाल मैंने खुद अभी दी आपको पहले क्वेश्चन में कि कहाँ उस एक अभी जब रेवोल्यूशन आया था वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के डॉक्टर हुआ करते थे, आज वहाँ लोग मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों से जा रहे हैं। ये एक प्रोग्रेस की निशानी है। इसी तरह अभी इन्होंने बताया कि एजुकेशन रेट उस वक्त कितना था, आज कितना है, ये प्रोग्रेस की निशानी। और अगर आप, मैं तो आपको कहता हूँ एक बार आप खुद जाइएगा तो आप खुद कहेंगे वहाँ से लोग आ रहे हैं, आप हमको जाने को कहें। ये कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद हालात ऐसे नहीं होंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, उसमें आप जाइएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे कहता हूँ कि ज़रूर जाइएगा, बल्कि तो आप खुद देखेंगे कि इट्स ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव कंट्री। अब क्यों नहीं हमें समझ में आ रहा है प्रोग्रेसिव कंट्री, उसकी दो वजह है। एक तो ये है कि वेस्टर्न मीडिया छाया हुआ है, ज़्यादातर न्यूज़ हमारे इंडिया में भी चैनल्स हैं उनके डायरेक्ट नहीं होते, वो उन्हीं से लेते हैं, रॉयटर्स से लेते हैं या दूसरे जो इंटरनेशनल एजेंसीज है। तो एक नैरेटिव बिल्डअप है, CNN है, ये सब है, तो वो रियल स्टोरी सामने नहीं आती है, एक उनका पर्सपेक्टिव सामने आता है। और दूसरी चीज़ ये 1979 से जो सैंक्शंस हैं वो भी प्रोग्रेस की स्पीड को कम कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो कितनी ज़्यादा स्पीड होती। इस सब के बावजूद इतनी तरक्की कर चुके हैं कि आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एजुकेशन के बेस पे, वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अलग चीज़ है, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमैनिटी के को बचाने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए मेडिकल साइंस में बहुत यूज़ होती है। एक बार अमेरिका ने 90 के दशक में इराक पर यह आरोप लगाया कि वो मानवता की बर्बादी के हथियार खड़ा कर रहा है और सद्दाम हुसैन का वो हाल किया। फिर ईरान पर अब ये आरोप लगे इजराइल ने। बताया जाता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। माना यह जा रहा था कि संवर्धित यूरेनियम जो होता है वो 60% तक तैयार कर चुका था और अगले कुछ ही दिनों में, इजराइल का यह कहना है, अगले कुछ ही दिनों में वो 15 परमाणु बम बना सकता था और उसका इस्तेमाल वो इजराइल पर कर सकता था।
ईरान ने बार बार कहा कि हमारा जो है वो विध्वंसकारी उसका यूज नहीं है, हम अपने लिए इसे तैयार कर रहे हैं। और इजराइल ने इसी आधार पर ईरान पर बमबारी की और उसके टॉप कमांडर्स मारे, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे और उनके परमाणु जो संयंत्र जहां उनको शंका थी उस पर किया और टारगेटेड हमले किए। खामनेई के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि वह कहाँ छिपे हैं उन्हें मालूम है। तो मेरी चर्चा का मतलब यह है कि किसी भी समाचार के दो पहलू होते हैं, किसी भी पक्ष के युद्ध के दो पहलू हैं। एक पहलू तो अमेरिका और इजराइल का है जो मानवता के लिए ईरान को खतरनाक मानता है। दूसरा पहलू ईरान का है, ईरान में शियाओं का है और शिया मुसलमानों का ये मानना है चूंकि अमेरिका को थ्रेट, इजराइल को थ्रेट, अमेरिका के सामने झुका नहीं ईरान और अपने आप तन के खड़ा है, इसलिए ईरान का खात्मा और आयतुल्लाह खामनेई का खात्मा इजराइल के जरिए अमेरिका करना चाहता है। लेकिन आज के दौर में युद्ध इस स्तर तक नहीं जा सकते। जो युद्ध के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि अपने पीक पर पहुंच चुका है, अब इसे नीचे आना है। लेकिन बहरहाल मैं चर्चा की शुरुआत में आपसे ये कहता हूँ कि अगर इजराइल ये कहता कि परमाणु बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और फिलिस्तीन का साथ देने के लिए ईरान ऐसा, तो क्या दुनिया के मुल्कों को ये सोचने का कि कोई एकदम विध्वंसकारी बम बना रहा है और वो परमाणु की शक्ति इकट्ठा कर रहा है, उसको ये एक सबसे पहले मतलब कि मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मतलब जैसे आयतुल्लाह खामनेई ने एक फतवा दिया है कि हराम है न्यूक्लियर बम बनाना, क्योंकि उससे हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। वो जब दिए होंगे तब दिए होंगे, अभी तो कह रहे हैं हम अपने लिए बनाने और शांति और नहीं, अभी तक जो है जब तक वो फतवा वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो बम नहीं बन सकता। और जो फतवा जिस तरह से जो फॉरेन मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और खुद आयतुल्लाह खामनेई ने अपने फतवे से कोई भी इन्होंने स्टेप बैक नहीं लिया है, क्योंकि फतवा एक ऐसी चीज़ नहीं कि आज दे दिया जाए कल ले लिया जाए। फतवा एक ऐसी चीज़ है कि वो एक जिसको बोलते हैं एक मजहबी मोहर है। कोई भी शिया मजहब को जानता होगा उसके जहन और गुमान में नहीं आ सकता कि कभी ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि फतवा है उसके खिलाफ। अब देखिए बात यही है ना कि फिलिस्तीन में पूरी दुनिया हमस को, हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रही है कि वो उस तरह के उसने महिलाओं बच्चों पर हमले किए, ये किया वो किया। पूरी दुनिया में लोग एक तरफ, दूसरी तरफ के लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं वो क्रांति की लड़ाई, वो क्रांति कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं वो और उन पर आरोप यही है कि हिजबुल्लाह और हमस को ईरान ने ही सारा ताकत दी। जी, मतलब कि देखो ताकत देना और उसको सपोर्ट करना एक और चीज़ है, न्यूक्लियर बम एक बिल्कुल और चीज़ है कि मतलब कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर इजराइल का भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर 25-30% अरब रहते हैं। तो मतलब कि अगर मतलब कि ये गलत है कि किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम मारना, क्योंकि न्यूक्लियर बम से एक या दो अफराद नहीं मरते, उससे ऊपर पूरे के पूरे मतलब कि लाखों लोग मर जाते हैं। तो उसके अंदर तो अरब भी है, उसके अंदर ये भी है। तो किस लॉजिक से इजराइल बोलता है कि हमारे पर वो बांध देंगे? तो उसका सबसे आसान तरीका है कि जो फिलिस्तीनियों के साथ में रहो आप, तो आप फिलिस्तीनियों के साथ में रहेंगे तो कभी आपको कभी भी खतरा नहीं रहेगा। आप क्यों चाहते हैं कि आपके पूरे फिलिस्तीन से, गजा से मतलब कि वो चला जाए, फिलिस्तीन वेस्ट बैंक से चला जाए? भाई जमीन किसकी है? फिलिस्तीन जैसे मतलब कि 1948 के अंदर जब बनाया गया, इजरायली आए कहाँ से? यूरोप से आए। क्यों यूरोप से आए? क्योंकि उनके ऊपर जुल्म वहां पे हो रहा था। अब ये कौन सी लॉजिक है? जुल्म उनको हिटलर ने किया और आकर आपने जाकर फिलिस्तीनियों की जमीन ले ली। ये कोई अकल तो समझ में आती नहीं। आपको राइट क्या बनता है कि आप जो वहां पे लोग रह रहे थे उनको बाहर निकाल दो? आज अगर हमारे देश में कोई आ जाए और बोले कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, हम यहाँ पे 2000 साल पहले लेते, तुम यहाँ से निकल जाओ, तो अकल तो इस चीज़ को कबूल नहीं करती है। कोई भी अकलमंद इंसान इस बात को कबूल नहीं करता। इसीलिए सिर्फ यहूदी जो बोलते हैं, नॉर्मन फिक्सटन एक बड़े ऑथर, नॉम चॉम्स्की और मतलब के इलैन पेपे, ये सब यहूदी है, लेकिन ये भी इजराइल के खिलाफ है कि मतलब कि सिर्फ दूसरे लोग नहीं है, सिर्फ अरब वर्ल्ड नहीं है, सिर्फ ईरान नहीं है, सिर्फ हम नहीं है। ये इनके यहूदी खुद जो चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने किताबें लिखी है इस चीज़ के ऊपर। इलैन पेपे की आप किताबें पढ़ लीजिए, नॉर्मन फिंक्सटन की आप लेक्चर्स देख लीजिए, यूट्यूब के ऊपर किताबें हैं उनकी, नॉम चॉम्स्की की। मौलाना साहब